अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास डॉक्टर मुबशर बैठे हैं, इनसे हम आज इंतहाई अहम सवालात करेंगे। इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है समुंदरी से हासिल की, उसके बाद फैसलाबाद से, और इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो इन्होंने लाहौर से हासिल की है। इस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपने ट्रेनिंग के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो MBS किया है वो राशिद मेडिकल कॉलेज से किया है, लाहौर से, और फिर अभी जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाहौर से कर रहा हूँ, जो कि 5 साल का FCPS की ट्रेनिंग है। उसमें से अभी 3 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल बाकी हैं। खैर मेरी जो ट्रेनिंग है वो गुर्दा की स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम गुर्दों की हर छोटी उम्र से लेके गुर्दा ट्रांसप्लांट तक हमारे पास केसेस आते हैं, और वो हम हर तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं। गुर्दों की सेहत के मतलब 5 सवाल रखेंगे, मुख्तसर अंदाज में जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतनी इतनी महंगी फीसें देते हैं। और हमारे पास तो डॉक्टर साहब आज हमारे पास मौजूद है, और इनका ये बड़ा पाना है कि हमारे पास आए और पॉडकास्ट के लिए हमें इन्होंने टाइम दिया। सबसे पहला हम इनसे सवाल करेंगे, गुर्दों की बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या हैं? जी, गुर्दे की जो बीमारी की अलामत है ये हैं कि शुरू सबसे पहले जो है सांस फूलना शुरू होता है खून की कमी की वजह से। जब CBC करवाते हैं तो HB कमी रहती है, और उसके अलावा जो है वो पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, पाँव में पानी आना शुरू हो जाता है, और बंदा हर टाइम थकावट महसूस करता है, थका रहता है, जिसमें हमें थकावट कोई एनर्जी नहीं होती। तो फिर उसके बाद जब हम टेस्ट करवाते हैं तो देखते हैं CBC में तो HB वही मतलब कम ही रह रही है। तो हमें फिर इसके बाद जब हम टेस्ट करवाते हैं, रूटीन टेस्ट करवाते हैं, तो हम गुर्दे के तक जाते हैं, तो गुर्दों की रिपोर्ट ख़राब होती है। ये डॉक्टर साहब से हम दूसरा सवाल करेंगे, गुर्दों की बीमारी की बुनियादी वजूहात क्या हैं? हाँ, हमारे माशरे में जो गुर्दों की बीमारी की वजूहत है वो सबसे बड़ी 2 वजूहत ही हैं, वो शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना। तो आमतौर पर क्या होता है कि हम इन दोनों ही बीमारियों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं कि शुगर की दवाई कभी खा ली या ना खाई, ब्लड प्रेशर की दवाई कभी खा लिया, और ये भी सोचते हैं कि चलो अब 250 तक रह रही है, 300 तक रह रही है, शुगर हमारी कंट्रोल ही है। तो हालांकि वो कंट्रोल नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धीमे आंच पे कह लो कि वो गुर्दों को ख़राब करती रहती है। और ये गुर्दों की जो बीमारी होती है वो यकदम से नहीं होती, 1 या 2 दिन में नहीं होती, इसको कम से कम 5 से 10 साल या 5, 7, 8 साल आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्दे ख़राब करती रहती है। और अलामात उसी वक्त आती हैं जब हमारे काफ़ी मकदार तक या काफ़ी फ़ीसद तक गुर्दे ख़राब हो चुके होते हैं। गुर्दों को बीमारी से बचाने के लिए सबसे अहम एहतियात क्या है? जी, गुर्दों को बीमारी से बचाने के सबसे अहम एहतियात यही है कि हमें अपना वही सबसे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होनी चाहिए अगर किसी को भी इस चीज़ का मर्ज़ है। दूसरे नंबर पर यह है कि हमें आमतौर पे जो हम कोई ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए जो गुर्दों पे असर करे। हम ज़्यादातर हमारे माशरे में लोग जाते हैं, कोई दर्द की गोली होती है, कोई दर्द होती है, मोरों का दर्द होता है, पट्टे का दर्द होता है, कोई भी दर्द होता है, तो उठा के दवाइयाँ खा लेते हैं दर्दों की, जो कि दर्द जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती हैं। और हम किसी के पास भी जाते हैं तो वो भी हमारा सिर्फ वक्ती तौर पर दर्द को ठीक करने के लिए दर्द की गोलियाँ दे देता है, लेकिन बजाय उसको मे भी उनको भी इतना इल्म नहीं होगा कि दर्द की गोलियाँ हैं ये कब से खा रहा है और ये उसको कितनी ज़रूरत पड़ रही है। चलो 4-5 दिन के लिए तो मानने में आता है, लेकिन वो अगर वो उसको यही मतलब दर्द की गोलियाँ वो 2 माह, 3 माह, 4 माह, सालों साल खा रहा है, मोरों का दर्द जो कि नहीं जाता है इतनी जल्दी से, तो उसके लिए वो गुर्दों पे तो असर करते ही करते हैं। अपने अगर कोई जो ऐसा मसला भी है तो पहले मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि दवाइयाँ जो है वो गुर्दों पे असर ना करें। और इसमें आपकी जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो एक MBS डॉक्टर ही मदद कर सकता है कि आपको ये जो है गुर्दों की कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो गुर्दों के लिए सेफ़ हैं। डायलिसिस की ज़रूरत कब पेश आती है? डायलिसिस पे अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए डायलिसिस है क्या है। डायलिसिस बेसिकली एक हमारी आर्टिफिशियल किडनी है, कि वो जो कि हमें जब हमारे जिस्म के अंदर जो 2 गुर्दे हैं वो अपना काम करना छोड़ दें, वो काम सही तरीके से ना कर पाएँ, तो उस वक्त वो क्या होता है कि हमारे जिस्म में नमकियात का बढ़ जाना, नमकियात का कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से नमकियात जो हमारे दिल पे हावी हो जाते हैं, दिल का अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। और इंसान में जो यूरिया होता है तेज़ाब, उसके यूरिया जो है वो उसकी वजह से खाना पीना बंद हो जाता है, इंसान मदहोश होना शुरू हो जाता है, इवन के कोमा में भी जा सकता है। और फिर ऐसा है कि जब यूरिन पेशाब ने आना बंद हो जाता है, पेशाब ना आए तो जिस्म में पानी का बढ़ाव हो जाता है, जिसमें फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, टांगों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे सांस आना बंद हो जाता है। तो इस केस में हमें एमरजेंसी डायलिसिस करने पड़ते हैं। एमरजेंसी डायलिसिस मतलब हमें गुर्दे वाश करने पड़ते हैं, अगर जो भी जिस वजह से है वही कि अगर नमकियात में ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो नमकियात को बैलेंस करते हैं डायलिसिस के ज़रिए। और दूसरा कि उसके अलावा जो अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी निकाल सकते हैं, काफ़ी पानी गुर्दे डायलिसिस निकाल देते हैं, और यूरिया लेवल जो डायलिसिस के ज़रिए ही निकल सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज़ ये भी बता दें कि जब डायलिसिस शुरू हो जाते हैं तो मैंने बाज़ का देखा है कि मरीज़ मरने तक डायलिसिस उनके साथ रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीकाकार है कि डायलिसिस से जान छूट जाए? अच्छा, ऐसा है कि अगर तो डायलिसिस में गुर्दों इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो कि अचानक ही गुर्दों पर अटैक हुआ है किसी चीज़ का,
शुगर का, ब्लड प्रेशर का या इन्फेक्शन का कोई अटैक हुआ है और क्रिएटिनिन बहुत ऊपर चली गई है, मरीज़ पे सिम्टम अलामात आना शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम डायलिसिस के अलावा कुछ और कर सकें। तो हम वहाँ पे तो डायलिसिस हमें कराने पड़ते ही पड़ते हैं, और उस पर हमें यही होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें डिपेंड करता है कि किस वजह से करने पड़ रहे हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 3 डायलिसिस करने होते हैं, फिर हमें यही होता है कि हम इसको कम से कम 3 पे 4 पे, और 4 के बाद ये भी हो सकता है कि दोबारा उसको डायलिसिस की ज़रूरत ना हो। और उसके बाद ये भी होता है कि सम टाइम हमें इसको 1 माह भी ट्रायल देना पड़ता है, 2 माह का भी होता है, 3 माह का भी, मतलब कि जितनी देर हो सके हम उसको ट्रायल दे देते हैं। जब हमें ज़रूरत लगे कि इसकी ज़रूरत अब नहीं है तो हम मरीज़ के ऐसा ऐसा डायलिसिस ख़त्म कर देते हैं। और कुछ मरीज़ होते हैं कि जिन पर गुर्दे बिल्कुल नकारा हो चुके होते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर पाते, कि वो जब अटैक वो, लेकिन ये होता है कि उनके गुर्दे 8-10 साल से ऐसा ऐसा ख़राब हो रहे होते हैं, वो ख़राब हो चुके होते हैं। तो उस केस में डायलिसिस जब दोबारा स्टार्ट होते हैं तो बस डायलिसिस के अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो एक ही है कि हम गुर्दा जो ट्रांसप्लांट करा सकें। डॉक्टर साहब ने एक खुशखबरी सुनाई है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पे गुर्दों का ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री होता है। डॉक्टर साहब, वो कौन से हॉस्पिटल हैं हमारे पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान में लाहौर की बात कर लेते हैं कि लाहौर में जो है ना वो 3 से 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ट्रांसप्लांट जो गुर्दों में फ्री हो रहा है। उसमें यह है कि जो PKLI है सबसे पहले नंबर पे, वो PKLI है, दूसरे पे शेख ज़ायद भी है, तीसरे बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और चौथे फ़रूक हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे जो है गुर्दों का ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है। ठीक है, फ्री होने से मुराद ये है कि आपका जो ऊपर का जो 50-60 लाख रुपये होता है वो सारा हुकूमत पे करती है, लेकिन आपका जो डोनर तक का जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो डोनर को खुद से ही, मतलब कि जब तक वो डोनर सेलेक्ट ना हो जाए वो उनको करना पड़ता है। सारे टेस्ट जो है वो डोनर के खुद से करने पड़ते हैं, लेकिन जो ऊपर के 50-60 लाख रुपये वो हुकूमत के, मतलब अभी उन्होंने गुर्दा जिसका ट्रांसप्लांट करना वो बंदा खुद ढूंढना है, खुद जिसने गुर्दा देना है वो बहन भाई ही होता है, या कोई जो बहन भाई अगर उससे किसी का मैच ना हो तो वो जाके फिर उसके बाद अपना किसी चाचे का या किसी मतलब फैमिली का ही होगा। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सेकंड डिग्री रिलेटिव भी होते हैं जो कि बहन भाई या चाचा मामा माँ बाप, ठीक है, ऐसे इनमें से होते हैं। बेटा बेटी भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये एक जो आम इंसान है जो सेहतमंद है वो चाहता है कि उसकी सेहत जो है वो लॉन्ग टर्म बहार रहे, उनके गुर्दे ठीक रहें, उनको कैसी तर्ज ज़िंदगी जीनी चाहिए जिनकी वजह से उनका जो गुर्दों की सेहत है वो ठीक रहे? जी अच्छा, इसमें यह कि एक जो सेहतमंद आदमी है उसको तो सिर्फ यही करना है कि अपना जिस्म में पानी की कमी ना होने दे। पानी जो कम से कम 3 लीटर तक या 2.5 लीटर तक रोज़ाना का पानी पीना शुरू करे, मतलब पीता रहे। ठीक है, तो इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो खून में जो है वो पानी की कमी की वजह से गुर्दों को खून से ही पहुँचेगा। ठीक है, गुर्दे मुतासर नहीं होंगे। दूसरा ये है कि गुर्दों जब पानी की कमी होती है तो बार बार पेशाब की इन्फेक्शन होती है, पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से फिर गुर्दे मुतासर होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि पानी की कमी होगी तो पथरी भी होती है। पथरी जब पथरी होती हैं तो फिर बार बार पथरी होने के चांसेस भी होते हैं। पथरी जब बार बार होती हैं तो फिर गुर्दे जो है वो खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमारी असल मसला वो पानी की कमी है और पथरी है, तो हमें उनका ही पहले हल करना। और जैसे ही आपको दर्द हो तो पहले आप जाके अल्ट्रासाउंड कराएं, पहले देखें उसका साइज़ क्या है पथरी का, और उससे अपना जो है वो किडनी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे बात करें कि हमें करना क्या है, कि ये इस काबिल है कि पानी से निकल जाएगी। अगर पानी से निकली तो अपना पानी तो आप मस्ट रहेंगे, आप 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना के पिएँ। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको लगे कि और इसको अगर इग्नोर करेंगे तो पथरी के साथ बढ़ता रहेगा तो गुर्दा ख़राब होता जाएगा। और दर्द सम टाइम ऐसी दर्द होगी जी आपको जैसे कि कोई सुआ मार रहा हो, तो इस तरह दर्द पे तो आप फिर वो एमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि ये जो लोग हैं प्रोटीन का सोर्स जो गोश्त है, बड़ा भी है, छोटा भी है, वाइट मीट भी है, रेड मीट भी है, इनमें से गुर्दों की सेहत को बाहर रखने के लिए इसकी मतवाजन ग़िज़ा बता दें। अच्छा, ऐसा कि जो आम जो एक जो सेहतमंद शख्स है उसके तो कोई ऐसा परहेज़ नहीं है कि उन्होंने गोश्त खाएँ ना खाएँ। हाँ, ये है कि चलो हमें फिर भी गोश्त, बड़ा गोश्त इसलिए मना करते हैं कि उसमें चिकनाई होती है। लेकिन वो हाँ, जिनके गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, 70% 80% गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, नकार की तरफ चले जा चुके हैं, तो उनके लिए कि हम थोड़ा सा ना परहेज़ कराते हैं प्रोटीन इंटेक का। वो जो प्रोटीन वो कम लें। प्रोटीन किस में है, हमारे बड़े गोश्त में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो कुछ जो ना वो छोटा गोश्त लें, हफ्ते में जो है वो 2 बार लें, और वो भी बहुत कम मिकदार में, मतलब कि 1 बोटी या 2 बोटी गोश्त की ले लें। लेकिन जिनके बिल्कुल गुर्दे बिल्कुल मुतवातर काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि गोश्त के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि नमकियात, जिनके गुर्दे ख़राब हैं उनमें नमक का परहेज़ होता है, वो बाहर की फास्ट फूड का बड़ा परहेज़ है। और उसके अलावा चिप्स वगैरह जिनमें बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं, और बाकी पोटाशियम वाली बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो पोटाशियम को भी हमें देखना होता है कि वो कोई ऐसी ग़िज़ा ना खाएँ, कोई ऐसे फल ना खाएँ जिसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आजकल आम आए हुए थे, तो हमें गुर्दों के मरीज़ों को आम से भी बड़ा ये कि आम और केला इसका जो है वो इस्तेमाल कम करें।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ گردوں کی صحت کے متعلق ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب آخری پیغام ہمارے چینل کے متعلق آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ گاؤں سے شروع کیا ہے یہ جو ہے ہمارا ایکو گرو ود شاہد, اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ نہیں یہ چینل اس میں تو یہ ہے کہ ہمیں تو بہت, مجھے تو دیکھ کے بڑی اچھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کا ایک دوست, ہمارا دوست جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے کانفیڈنس سے اپنا چینل چلا رہا ہے. تو اور یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سارے پازیٹیو ہی فائن, مطلب عوامی فلاح کے لیے مثبت سوچ ہے. اور ہم لوگ بھی کہیں ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں تو یہ سب کو دیکھتے ہیں, اور اپنا جو ایکو گرین ہے اب سبزہ وغیرہ دیکھتے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم تو اور جو باہر ہیں لوگ بیٹھے ہیں تو وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اپنے گاؤں وغیرہ کو دیکھ کے. بالکل, ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ پازیٹیو کنٹینٹ دیں لوگوں کو اور ایسی سوچ کی طرف لے کر جائیں کہ جس سے عوام کا بھی فائدہ ہو, لوگوں کا بھی فلاح ہو, اور ہمارے جو ہے ایکو گرو سسٹم جو ہے یہ اس ایکو فرینڈلی ماحول بھی بن جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی مرتبہ جب نیکسٹ یہ چھٹی پر آئیں گے اپنے گاؤں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ان کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. بہت شکریہ.